नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एमएमबी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार रहने वाला है। यहां पर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा। ये चीज़ें आपको बड़े बड़े चैनलों पर मिल जाएंगी। सेम यही टॉपिक आपको 2 घंटे 3 घंटे में बताएंगे, आपका टाइम जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखी हैं चीज़ें, यानी मतलब कंटेंट तो पूरा है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपका टाइम बचाया है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास कोई नोट्स होगी उससे मिलाइएगा, और ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ यानी जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इससे आप मिलाइएगा। आपको पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पर कितना डिफरेंस है। दोनों में कोई डिफरेंस नज़र आपको नहीं आएगा। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, मैं यूपीपीएससी और यहाँ पर यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके नीचे जितने भी एग्ज़ाम हैं जो कि वनडे एग्ज़ाम है, वहाँ पर एसएससी, बैंक, रेलवे जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, पेट की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की किसी भी चीज़ की तैयारी वीडियो की कर रहे हैं, तो यहाँ सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। यहाँ जो टॉपिक रहने वाला है खासकर पेट वाले बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत ही फिक्स टॉपिक है। तो यहाँ मैं आज पढ़ाने वाला हूँ बैंकिंग, पूरी बैंकिंग प्रणाली को बताऊंगा, आरबीआई को बताऊंगा, यानी जितने भी उसके स्पेशल बैंक होते हैं, रेपो रेट क्या होता है, सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। बैंकिंग, बैंक की कार्यप्रणाली को क्या कहते हैं? बैंकिंग, यानी जो बैंक होता है, जो बैंकिंग का सिस्टम होता है, जिस आधार पर काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? बैंकिंग। यानी बैंक की कार्यप्रणाली को बैंकिंग कहते हैं। बैंक क्या है? बैंक तो एक संस्था है भाई। यानी बैंक क्या है? बैंक हम एक संस्था को क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वहाँ से पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बैंक क्या होती है? बैंक सभी को पता है, बैंक एक भैया इंस्टीट्यूट होता है, एक संस्था होती है। और बैंकिंग क्या है? मैंने जैसे बताया था, क्या इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमी किसी देश की अर्थव्यवस्था होती है। उसके बाद देखेंगे बैंक। बैंक क्या करता है? बैंक हमें पैसा देता भी है ब्याज पर। यानी क्या किया हमने, जब जमा किया पैसा, यानी जमा स्वीकार भी करता है। हमने जमा किया तो क्या करता है? हमें ब्याज देता है, कुछ ब्याज देगा। यानी पैसा आप बैंक में रखते होंगे तो हमें कुछ ब्याज देता है। और यहाँ पर ऋण भी देता है। वो कहता है आप लोन भी ले लो लेकिन हम आपसे ब्याज लेंगे। यानी बैंक क्या करता है? लेन देन दोनों करता है, यानी पैसा जमा भी करता है और पैसा देता भी है। उसके बाद आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत इटली से मानी जाती है। यानी जो बैंकिंग की शुरुआत मानी जाती है, जो मॉडर्न बैंक की, तो इटली से नहीं। क्या करते थे? ज़्यादातर साहूकारों से लोग लोन वगैरह लेते थे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे। अगर आप बैंक गाँव से होंगे तो अगर आप लेंगे तो यहाँ मंथली ब्याज चलता है 10% मंथली। देखे होंगे अगर आप गांव से होंगे, एग्जैक्टली आपको ये चीज़ पता होगी। उसके बाद देखेंगे 1157 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। विश्व का ये प्रथम आधुनिक बैंक था। कौन? बैंक ऑफ वेनिस। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत में बैंकिंग का इतिहास, तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया, भारत में स्थापित पहला बैंक। और 1832 में इसे क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसे कहाँ खोला गया था? इसे खोला गया था कोलकाता के अंदर। अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंटी बैंकों की स्थापना की। बैंक ऑफ बंगाल 1806, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। 1921 में क्या कर दिया गया? तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, यानी मिला दिया गया। इसका नाम बदल कर रख दिया गया, क्या? इंपीरियल बैंक। और 1955 में एक एक्ट आया, एसबीआई एक्ट, और इसके तहत इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, जो कि इसके चेयरमैन इस समय दिनेश कुमार खारा हैं। इसके चेयरमैन की मैं बात करूं तो एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को क्या कर दिया गया? इसे नेशनलाइज कर दिया गया, यानी इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब राष्ट्रीयकरण क्या होता है ये समझिए। मैंने बोल तो दिया राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। तो यहाँ पर देखो, निजी क्षेत्र जो होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, और एक होते हैं प्राइवेट सेक्टर, एक होते हैं निजी सेक्टर। जब सरकार निजी क्षेत्र में 50% से ज़्यादा निवेश करती है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है? निजी क्षेत्र जैसे कुछ प्राइवेट बैंक है, आपने देखा होगा बहुत सारे प्राइवेट बैंक है, उत्कर्ष हो गया, तमाम सारे बैंक हैं जो प्राइवेट बैंक है, जो लोन लेते हैं, देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। कुछ बैंक हैं जो पब्लिक सेक्टर के हैं, जैसे आपका एसबीआई हो गया, बीओबी हो गया, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यूनियन बैंक हो गया। ये सारे क्या हैं? ये भारत सरकार के बैंक है। यानी सरकार इसमें 50% से ज़्यादा जब पैसा लगा देती है, मान लीजिए 51% सरकार ने पैसा लगाया, बाकी क्या है? निजी क्षेत्र ने लगाया, तो इस पर अधिकार किसका होगा? पब्लिक सेक्टर का होगा, यानी किसका होगा? सरकार का अधिकार इस पर माना जाएगा। और उसके बाद दोस्त देखेंगे यहाँ 1865 में इलाहाबाद बैंक 2020 में इंडियन बैंक में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। यानी क्या कर दिया गया? इसे में मिला दिया गया। इलाहाबाद बैंक 1865 में खोला गया था, ये पुराना बैंक है। उसके बाद 1881 में अवध कमर्शियल बैंक खोला गया फैजाबाद के अंदर। भारतीयों के प्रबंधन में संचालित ये पहला बैंक था। ये आप समझ लीजिए, भारत के मतलब अवध बैंक कमर्शियल बैंक जो था वो भारतीयों के प्रबंधन में संचालित पहला बैंक था। उसके बाद 1894 में खोला गया आपका पंजाब नेशनल बैंक, यानी पीएनबी। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे लाहौर में है।
और इसके संस्थापक जो माने जाते हैं लाला लाजपत राय एवं दयाल सिंह है। तो ये लाला लाजपत राय बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पीएनबी के संस्थापक कौन थे, तो ये लाला लाजपत राय ही थे। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में देखेंगे तो इस समय दिल्ली में है। पूंजी अंग्रेजों की मतलब हेडक्वार्टर दिल्ली में है। उसके बाद पूंजी अंग्रेजों ने लगाई थी। उसके बाद प्रबंधन भारतीय करते थे, कर्मचारी भी क्या थे, भारतीय थे। यह प्रथम भारतीय बैंक माना जाता है। अगर कोई पूछे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछ ले अगर कि पहला भारतीय बैंक कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक ऑप्शन में रहेगा, आपको वही लगाना है, वही सही होगा। उसके बाद 1906 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना होती है। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आता है। पूंजी प्लस प्रबंधन प्लस संचालन तीनों भारतीयों द्वारा होता है। प्रथम स्वदेशी बैंक इसे बोला जाता है। प्रथम यानी पहला भारतीय बैंक तो पीएनबी है, लेकिन प्रथम स्वदेशी बैंक बोले तो इसमें तीनों पूंजी भी लगी थी क्योंकि भारतीयों की, यानी पूर्ण रूप से तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में है। उसके बाद देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, तो यहाँ पर इसके बारे में बढ़िया से चर्चा करेंगे क्योंकि पिछले बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था। 1921 में यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर रॉयल कमीशन इसे बोला जाता है। रिपोर्ट 1924 सौंपी गई, इसकी स्थापना की गई, यानी आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर की गई। यह एक्ट जो था वो 1934 का था। उसके बाद सेंट्रल बैंक किसका था, आरबीआई का, यानी सेंट्रल बैंक, इसे आरबीआई को सेंट्रल बैंक बोला जाता है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। 1 जनवरी 1949 को क्या कर दिया गया, इसे नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे स्थापना के समय प्राइवेट बैंक था, यानी उस समय जब इसकी स्थापना की गई तो एक प्राइवेट बैंक ही था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था 1935 से 37 तक, लेकिन अब फिलहाल के लिए अभी तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 5 करोड़ रुपए लगाया गया था इसमें पूंजी, तब ये बैंक खोला गया था। उसके बाद बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 में आरबीआई को क्या कर दिया गया, कुछ मतलब शक्तियां प्रदान कर दी गई, इसे हेड बैंक बना दिया गया, यानी सभी बैंकों का हेड इसे बना दिया गया, किसको, आरबीआई को। यानी ये क्या करता है, ये बहुत सारी चीज़ें करता है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन में आगे बताने वाला हूँ। ये पैसा भी छापता है, सरकार को लोन भी देता है, और निजी बैंकों को भी लोन देता है, सार्वजनिक बैंकों को भी लोन देता है, रेपो रेट क्या होता है, सब कुछ मैं बताऊँगा इसमें। उसके बाद आरबीआई का नियंत्रण निदेशक मंडल, उसके बाद कुल इसमें सदस्य 21 होते हैं। गवर्नर इस समय इसके हैं शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। 4 इसके डिप्टी गवर्नर होते हैं जो कि कभी नहीं पूछे जाते, तो इसको आप मत पढ़िएगा। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो गूगल पे जाइएगा, 4 डिप्टी गवर्नर आप सर्च करिएगा, आरबीआई के आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि 10 निर्देशक सरकार द्वारा नामित होते हैं। 4 स्थानीय बैंक मतलब बैंक वार्ड निर्देशक हैं, बोर्ड निदेशक होते हैं, स्थानीय बोर्ड निदेशक। तो इसमें पहला कौन सा है, तो पहला जो है मुंबई में है, वेस्ट रीजन का है। कोलकाता में ईस्ट रीजन का है। चेन्नई में साउथ रीजन का है। न्यू दिल्ली में आपका नॉर्थ रीजन का है। अकाउंटिंग ईयर किसे कहते हैं, यानी जो लेखा जोखा किया जाता है, जैसे साल भर में बैंकों ने कितना लोन दिया, सारी चीज़ें जो भी ये चीज़ किए हैं, बैंक क्या करता है, पैसा देता है, लेता है, सारा हिसाब जो किया जाता है लेखा जोखा 1 जुलाई से 30 जून के बीच है। लेकिन अब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच इसे रखा जाता है। इसका लोगो क्या है, बाघ है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, और ताड़ का वृक्ष, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। उसके बाद आरबीआई के प्रथम गवर्नर पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, ओसबोर्न स्मिथ थे 1935-37 तक, और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। 25वें नंबर के शक्तिकांत दास थे। नोटों का निर्गमन यानी नोट कौन बनाता है भैया, तो 1 रुपये से जो बड़े नोट हैं, यानी 1 रुपये से को छोड़कर 1 रुपये को छोड़कर जितने भी बड़े नोट होंगे, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जितने भी मतलब जितने के नोट आते हैं वो सब आरबीआई बनाता है। 1 रुपये और प्लस 1 रुपये का नोट और सिक्का भारत सरकार और वित्त मंत्रालय मिलकर बनाते हैं। उसके बाद वित्त सचिव, इस पे इंपॉर्टेंट है, इस पे हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के नहीं होते 1 रुपये के नोट पर। नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई मुद्रा जारी करने के लिए मिनिमम रिजर्व रेशियो सिस्टम को अपनाता है, यानी क्या करता है, ऐसा नहीं कि आप चाहे जितना नोट छाप देंगे। यानी अगर आपको 200 करोड़ रुपए नोट छापना है तो क्या करेंगे, 115 रुपये का आप सोना जमा करवाएंगे। उसके बाद 85 करोड़ रुपए आपके पास क्या होना चाहिए, विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, नोट को छाप सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 4 नोट प्रिंट के कारखाने हैं। पहला नासिक में है, मैसूर में है, देवास में है, सालबोनी में है। देवास एमपी में है, मैसूर कर्नाटक में है, उसके बाद नासिक जो है महाराष्ट्र में है, और उसके बाद सालबोनी वेस्ट बंगाल में है। सिक्के आप देखेंगे 4 जगह सिक्के मतलब बनाए जाते हैं। मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, नोएडा हो गया। मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता WB वेस्ट बंगाल, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद है आपका नोएडा यूपी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से है। सिक्योरिटी पेपर मिल, यानी जाहिर सी बात है कि भाई नोट छापेंगे
तो उसके मतलब कागज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो होशंगाबाद में है ये पेपर बनाया जाता है। स्टाम्प एवं नोटों का कागज़ इसे मतलब स्टाम्प जो आप खरीदते हैं स्टाम्प पेपर, तो उसका भी कागज़ कौन बनाता है, उसका भी कागज़ यहाँ होशंगाबाद में बनता है। बैंकर टू गवर्नमेंट यानी सरकार बैंक के रूप में भी काम करता है। कौन? आरबीआई सरकार को ऋण देता है, सरकार की प्रतिनिधि होता है, आईएमएफ, डब्ल्यूबी, उसके बाद एडीबी का। उसके बाद यहाँ देखेंगे बैंकर्स मतलब बैंक्स ऑफ बैंक यानी बैंकों का बैंक होता है, यानी जितने भी आपके आसपास बैंक है ना सबका पापा है ये, यानी जितने भी लोग हैं सभी का पापा कौन है? आरबीआई। ध्यान रखिएगा। देश के बैंकों का ऋण प्रदान करता है, नियंत्रण करता है, लाइसेंस देता है कि भैया आपको हम लाइसेंस दे रहे हैं, आप जो है मतलब बैंक खोल सकते हैं। विदेशी विनिमय मतलब विदेशी विनिमय नियंत्रण करता है यानी कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करता है। फेरा इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 1973 का है और इसे अब समाप्त कर दिया गया है। उसकी जगह पर आ गया है फेमा। फेमा 1999 का एक्ट है और फेरा के स्थान पर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत ये बनाया गया है। उसके बाद वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक यानी नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं? तो 12 बैंक है, एसबीआई को मिलाकर। एसबीआई भी इसमें शामिल है, लेकिन आरबीआई को हम राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में नहीं लेते क्योंकि ये बैंकों का बैंक है, ये बैंकों का पापा है। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी इसे केंद्रीय बैंक यानी इसे भारत सरकार का मतलब इसे देश का बैंक कहा जाता है। वर्तमान में सार्वजनिक बैंक कुल मिला के 12 हैं, मैंने बता दिया पहले ही। बैंकों का विलय 1 अप्रैल 2020 में कुछ बैंकों का विलय कर दिया गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, उसके बाद यूनाइटेड बैंक को मिला दिया गया, किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी में। सिंडिकेट बैंक को मिला दिया गया कैनरा बैंक में। आंध्रा प्लस कॉर्पोरेशन बैंक को मिला दिया गया यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। उसके बाद देखेंगे इलाहाबाद बैंक को मिला दिया गया किसमें? इंडियन बैंक में। इंडिया बैंक नहीं, इंडियन बैंक है। 12 सार्वजनिक बैंक हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो इसकी स्थापना आप देख लीजिएगा कहाँ हुई थी और किस सन में, कहाँ हेडक्वार्टर है। पीएनबी की स्थापना यानी पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है 1894 में। इंडियन बैंक चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, 1907 में स्थापना हुई थी। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में और मुंबई में हेडक्वार्टर है। उसके बाद यहाँ देखें केनरा बैंक, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये मतलब मुंबई में इसकी हेडक्वार्टर है। उसके बाद 1919 में स्थापना हुई थी। इंडियन ओवरसीजर बैंक चेन्नई में हेडक्वार्टर है, 1937 में स्थापना हुई थी। यूको बैंक कोलकाता में है, उसके बाद हेडक्वार्टर, उसके बाद स्थापना हुई थी 1943 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे 1935 में, यहाँ आप देख सकते हैं पुणे में है इसका हेडक्वार्टर और स्थापना 1935 में हुई थी। पंजाब एंड सिंध मतलब सिंध बैंक 1908 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में स्थापना, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में स्थापना, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में स्थापना, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बीओबी का, एसबीआई का तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आरबीआई का। इतने हेडक्वार्टर तो आपको याद होने चाहिए जबान पर। मॉनेटरी नीति यानी क्या होता है? मौद्रिक नीति के बारे में यहाँ पर आपको कुछ बताने वाला हूँ। आरबीआई के थोड़े से कार्य समझ लीजिए, तब उसके बाद बताते हैं इसको। नोटों का निर्गमन करना यानी नोटों की छपैया करना। सरकार का बैंक इसे कहा जाता है। बैंकों का पापा यानी बैंकों का बैंक कहा जाता है। विदेशी विनिमय का नियंत्रण करता है। उसके बाद मौद्रिक नीति बनाता है। उसके बाद साख का नियंत्रण करता है यानी क्रेडिट को ये कंट्रोल करता है सभी की। उसके बाद साख का निर्माण कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक। साख का निर्माण वाणिज्यिक बैंक। मौद्रिक निर्यात यानी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? इस निर्माण मतलब इसका निर्माण जो है आरबीआई की कमेटी एमपीसी के द्वारा होता है यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। याद रखिएगा, एमपीसी आगे बोलने वाला हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एमपीसी के अंतर्गत 6 सदस्य होते हैं जिसमें 3 भारत सरकार के होते हैं, 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के होते हैं। एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? वही जो आरबीआई का गवर्नर होता है, वही एमपीसी का अध्यक्ष भी होता है। एमपी क्या करता है? एमपी करता है मुद्रा को नियंत्रण। मुद्रास्फीति क्या होती है? यानी यदि पैसा बढ़ेगा तो महंगाई क्या होगी? बढ़ेगी। जाए मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है दोस्त कि अगर बाजार में क्या हो, पैसा अगर बढ़ जाए, जाहिर सी बात है, अगर किसी सामान को खरीदने वाले, मान लीजिए एक सेब है, खरीदने वाले कितने हैं? बहुत सारे लोग हैं, पैसा सभी के पास है, खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। कोई कहेगा 40 में, कोई कहेगा हमसे 50 में ले लो, लेकिन ये सेब हमें दे दो। तो क्या हुआ? यदि पैसा बढ़ेगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। यहाँ पर कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिलेशन बहुत पूछा जाता है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी, जाहिर सी बात है अगर पैसा बाजार में आएगा, अगर आपकी जेब में पैसा है तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। अगर कोई 10 रुपये का सामान है तो आप कहेंगे हम 11 में दो, हम ही को दो, दूसरे को क्यों दे रहे हो, हम पैसा ज़्यादा देंगे। उसके बाद अगर मनी सप्लाई कम होगी, मान लीजिए सेब तो है बाज़ार में,
आपके जेब में पैसे नहीं है तो क्या होगा, खरीदने वाले 1 हैं, दुकानदार 10 हुए तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, यानी महंगाई क्या होगी, कम होगी। उसके बाद आता है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति के उपकरण क्या होते हैं। तो यहाँ पर बैंक दर जो होती है वो होती है 5.6%। इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा समझ लीजिए आरबीआई के बारे में भी। आरबीआई कमर्शियल बैंक को जिस दर पर देती है उसे वाणिज्यिक दर कहा जाता है, यानी क्या हो, बैंक आरबीआई जिस दर पर लोन देती है उसे वाणिज्यिक दर कहा जाता है। बैंकों का धन उधार देता है उसे बैंक दर कहते हैं, यानी बैंकों को जो धन उधार दिया जाता है, यानी बैंक को क्या करता है, वो उधार देता है, कहता है भैया पैसा ले लो हमसे। आरबीआई क्या करता है, मान लीजिए बैंक ने कहा मतलब एसबीआई ने कहा आरबीआई से भैया हमको पैसा दे दो, हमारे पास पैसा नहीं है, तो कहेगा हम आपसे ब्याज लेंगे और इतना % लेंगे। तो क्या होगा, जैसे एक रिलेशन आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए पब्लिक है, आप पब्लिक हैं और यहाँ से आरबीआई ने क्या किया, यहाँ से पैसा इसको ज़्यादा रेट पर यानी ब्याज पर ज़्यादा दिया, यानी इसने एसबीआई से ब्याज ज़्यादा वसूला, तो बैंक क्या करेगा, ये भी ब्याज ज़्यादा वसूलेगा। हमारी जेब में पैसा कितना आएगा, कम आएगा कि नहीं, जाहिर सी बात है, अगर बैंक ज़्यादा रेट कर देगा तो हम लोन कम लेंगे तो क्या होगा, महंगाई हमारी कंट्रोल होगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। ये इतने अच्छे से आपको कोई मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करेगा। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है सब्जेक्ट, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट थोड़ा है भी ये। आरबीआई देखेंगे तो 5.6% अभी मैंने बता दिया। उसके बाद कमर्शियल बैंक 12% पर कस्टमर को देता है। भैया इससे लिया ये कितना, 5.6% पर, इसने कस्टमर को कितने दिया, यानी हमको 12% पर लोन देगी। काहे, क्योंकि इसको कर्मचारी भी है, इसको प्रॉफिट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो क्या करेगी, ये थोड़ा सा ज़्यादा देती है। अब जैसे ही क्या होगा, इसने ब्याज बढ़ाया तो ये भी बढ़ा देगा और इसकी जेब ढीली होगी, यानी जाहिर सी बात है पैसा कम लेगा बैंक से। उसके बाद आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट बढ़ाएगी तो मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ गए कि नहीं, बैंक रेट घटाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे आरबीआई क्या करेगी, यानी बैंक रेट यानी क्या किया, ब्याज दर वही कम कर दिया, तो क्या हुआ, सप्लाई क्या हुई, कम हो गई कि नहीं। यानी जाहिर बात है अगर ब्याज बढ़ेगा, अगर कहेंगे हम ज़्यादा % ब्याज लेंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे भैया हम काम बाद में कर लेंगे, हम लोन बाद में लेंगे, अभी हम लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप मांग रहे हैं। 15% पे कहे थे और आप 20% मतलब कह रहे हैं 20% आपसे ब्याज लेने वाले हैं, तो ये थोड़ी सी बात है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट के अंतर्गत वह दर जिस पर आरबीआई सेंट्रल यानी कमर्शियल बैंक को उधार देती है मैक्सिमम 15 दिन के अंदर, यानी 15 दिन के लिए जो भी उधार दिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। ये क्या करती है आरबीआई कमर्शियल बैंक, यानी जो भी जितने भी बैंक है, प्राइवेट बैंक हो गया, सरकारी बैंक हो गया, वो क्या करती है, इसे उधार देती है, इसे क्या कहते हैं, इसे रेपो रेट कहते हैं। वर्तमान में रेपो रेट 5.4% है। ये वेरी करता है, लेकिन फिलहाल के लिए जिस मैं क्लास ले रहा हूँ मैं, तो ये लगभग 5.4% ही है इस समय। यहाँ पर क्या होता है, यदि रेपो रेट बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है अगर बैंक आरबीआई पैसा ज़्यादा महंगा देगा तो भैया ये भी महंगा देगा, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, यानी पैसा कम मिलेगा पब्लिक में। और क्या करेगा, रेपो रेट कम कर देगा, भरने से महंगाई बढ़ेगी। समझ गया कि नहीं, ये समझाने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ देखेंगे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, यानी रिवर्स रेपो रेट बैंक क्या करती है, बैंक के पास मान लीजिए ज़्यादा पैसा हो गया, मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसा हुआ, आप बैंक के पास गए, उसके बाद कहा भैया हमारा पैसा ले लो, बैंक कहेगा हम आपको ले तो रहे हैं लेकिन आपको ब्याज देंगे लेकिन कम देंगे। यानी कहने का मतलब अगर स्टेट बैंक आरबीआई में पैसा जमा कराएगा तो उसे मात्र 3.35% ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर ये इसे लोन देगा तो उसे 5.4% पर देगा। तो समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। वह दर जिस पर मतलब मैंने आपको बता दिया, जिस पर बैंक मतलब कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कराती है। तो इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता कि मैं दे सकता हूँ। बाकी मैं कोशिश करता हूं कि आपको सिंपल सी भाषा में समझाया जाए, यानी जो है जनरल भाषा में जो आप यूज करते हैं उसमें समझाया जाए। आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट बढ़ा देगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, आरबीआई रेपो रेट घटा देगी तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। CRR एक चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कैश रिजर्व रेशियो, यदि नगद आरक्षी अनुपात इसे बोला जाता है। सभी कमर्शियल बैंक को लोन देने से पहले कुछ पैसा आरबीआई को क्या करना होता है, जमा करना होता है। यानी ऐसा नहीं कि आप जाएंगे मुँह उठा के भैया हमको पैसा दे दो हमारे बैंक में, तो कहेगा पहले कुछ पैसा रखो तब उसके बाद हम देंगे तुमको लोन, नहीं तो हम नहीं देंगे। उसके बाद देखेंगे आरबीआई क्या है, CRR कैश रेशियो मतलब CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ा देगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और यहाँ पर वही हाल है कि जाहिर सी बात है अगर डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई, अगर डिमांड मान लीजिए ज़्यादा है तो सप्लाई कम है तो महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर एक थाली है, खाने वाली थाली है, उसके बाद खाने वाले 10 लोग हैं, तो जो सब ज़्यादा पैसा देगा तो वही लेगा जिसके हाथ में पैसा होगा। मान लीजिए खाने वाला थाली 10 है, खाने वाला 21 ठो, उसकी मर्जी जहाँ होगी, जो कम में खिलाएगा वो लेगा। तो यही हाल है यहाँ भी, बैंक में भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया कुछ स्पेशल बैंक भी होते हैं, तो ये अब ध्यान रखिएगा। SLR इसे बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, ये 18% है।
उसके बाद यहाँ देखेंगे SLR का अनुपात है, जिससे मतलब देखेंगे जिस पे मतलब क्या होता है, कमर्शियल बैंक ऋण देने से पहले सोना, नकदी और अच्छी प्रतिभूति के रूप में जमा करना आवश्यक है, यानी कुछ ना कुछ आप बैंक में जमा करेंगे तभी वो आपको पैसा देगा। CRR क्या करता है, ये कमर्शियल बैंक, उसके बाद RBI के पास, उसके बाद ये SLR क्या करता है स्वयं, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है सरकारी प्रतिभूतियाँ वगैरह जमा कराई जाती हैं। सरकारी प्रतिभूतियाँ मतलब, और यहाँ पर देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार क्रिया, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, इसके बारे में आपको बताऊँगा, टेंशन बिल्कुल मत दीजिएगा, टॉपिक से भटक गए हैं तो पढ़ाऊँगा, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाल देते हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं। RBI सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री, RBI क्या करती है, सरकारी प्रतिभूति अगर बेचेगी तो ये क्या होगा, यहाँ तो मैंने साइन नहीं लगाया है, अगर बेचेगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, अगर खरीदेगी तो क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। कुछ स्पेशल बैंक के बारे में जैसा कि मैंने बताया था, तो यहाँ देखेंगे NABARD आपका हो गया, नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम NABARD बोलते हैं। NABARD क्या करता है, वो जो कृषि क्षेत्र में है उन्हें बैंक देता है, मतलब लोन देता है। जाहिर सी बात है, एक अलग बैंक बनाया गया जो कि कृषि कार्य के लिए बनाया गया। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। शिवरमन समिति की सिफारिश पर हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अध्यक्ष GR चिंतालू इसके कौन है, अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, कौन सी समिति ने किया था ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे RRB यानी रीजनल रूरल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी ग्रामीण के लिए स्पेशल एक बैंक खोला गया जिसे RRB बोला गया, और बैंकिंग सुविधा देने हेतु इसकी स्थापना की गई। स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर यह किया गया। इसका एक्ट जो था 1976 का एक्ट था। पहला बैंक खोला गया मुरादाबाद के अंदर, यूपी में, प्रथमा बैंक। वर्तमान में RRB की 43 मतलब ब्रांचेस है। और यहाँ पर आप देखेंगे सिक्किम और गोवा में कोई भी बैंक नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया किस राज्य में बैंक नहीं है, RRB। और RRB की ओनरशिप यानी मालिक कौन होता है RRB का, तो यहाँ पर 3 मालिक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा कौन लगाती है, केंद्र सरकार, तो सबसे बड़ा मालिक कौन होगा, केंद्र सरकार होगा। उसके बाद आपका 15% राज्य सरकार लगाती है, तो राज्य सरकार भी थोड़ा बहुत मालिक है। उसके बाद प्रायोजक बैंक जैसे BOB हो गया, जिससे देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरीके से बैंक आप देखेंगे खुला होगा। काशी गोमती मतलब इस तरीके से बैंक है। तो यहाँ 35% जो प्रायोजक बैंक होते हैं वो सारे लोग पैसा लगाते हैं यहाँ पर। उसके बाद SEBI हो गया। SEBI क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI से बोला जाता है। उसके बाद स्थापना 12 अप्रैल, ये क्या है, स्टॉक ये मतलब क्या बोलते हैं, सेंसेक्स वगैरह जो है, निफ्टी वगैरह इसी के अंतर्गत आती है। उसके बाद यहाँ देखेंगे हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष माधवीपुरी बुच, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट का भी क्वेश्चन है। ये शेयर बाजार होता है, मैं आपको बताना भूल गया था, ये शेयर बाजार है। कार्य क्या करता है, शेयर बाजार का नियंत्रण करता है। ये एक संस्था है जो शेयर बाजार को नियंत्रित करती है। ऐसा नहीं है कि शेयर बाजार में आप कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे पुराना एक्सचेंज है दुनिया मतलब एशिया का। उसके बाद हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका इंडेक्स सेंसेक्स है। उसके बाद NSE फेरवानी समिति की सिफारिश पर इसे बनाया गया था। इसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 1992 का एक्ट है। उसके बाद इंडेक्स यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका निफ्टी है। तो N से NSE, N से निफ्टी, याद रखिएगा। मतलब क्या है, N सब मतलब होता है, N का मतलब N। उसके बाद ये पूछा जाता है कि इसका मतलब, जैसे कि यहाँ आप देखेंगे तो पूछेगा BSE का क्या है सेंसेक्स, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ वीडियो कैसा लगा, एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, और कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे पॉजिटिव क्या होता है, रिस्पांस हमें मिलता है। ओके, थैंक यू।